हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदित्य साइंस कंसेप्ट। कैसे हैं डियर? होपफुली कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतरीन होंगे। प्यारे बच्चा, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ महत्वपूर्ण सा सवाल। और ये सभी के सभी जो हमारे प्रश्न हैं, ये 6 नंबर वाली प्रश्न है जो आपके एग्जाम में हर साल पूछे ही जाते हैं। तो हमने देखा है प्रीवियस से जो भी प्रश्न हैं, जो भी हमारे प्रीवियस ईयर के सवाल हैं, उन सभी को एनालाइज करने पर हमें पता चला है कि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हर बार एग्जाम में रिपीटेड हैं। यानी कि एग्जाम में वो काफ़ी समय वो प्रश्न रिपीट होकर आए हुए हैं, ठीक है? एज़ इट इज़ प्रश्न पूछा गया है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज का ये सेशन है हमारा। और ऐसे प्रश्नों की आप बखूबी प्रैक्टिस करके जाएँगे, अच्छी तरीक़ा से आप लिख कर, प्रैक्टिस कर कर, अच्छे ढंग से तैयारी करके जाएँगे बच्चे, ताकि आपको मार्क्स अच्छे खासे प्राप्त हो सकें, ठीक है? तो इन्हीं प्रयासों के साथ आपका आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं और इसमें आप देखेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जो आपको प्रैक्टिस करके जानी चाहिए। बातें क्लियर हैं? तो आइए बच्चे, सबसे पहला प्रश्न की चर्चा हम लोग करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है हमारा, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन नामांकन के साथ करना है। यानी कि आपको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को समझाना है और एक पिक्चर के माध्यम से एक अपने सचित्र यानी कि चित्र के साथ उन सभी प्रक्रिया को समझाते हुए व्याख्या करना है। ये प्रश्न ये है, ठीक है? तो आइए बच्चे, अब ऐसे प्रश्न जब भी आएँगे आपको तो आपको क्या करना है? सबसे पहले जिस तरीका से प्रश्न का पैटर्न है, उसी तरीका से आपको आंसर भी लगाने हैं, ठीक है? जैसे सबसे पहले हमसे पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण के बारे में, ठीक है? सबसे पहले कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, ठीक है? तो आप पहले लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण, ठीक है? कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या है? तो कहता है कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी पौधे बाहर से लिए गए सरल अकार्बनिक पदार्थों को सूर्य की प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। यानी कि जब आप इस प्रश्न को लिखेंगे, अगर ऐसा प्रश्न आता है प्रकाश संश्लेषण से संबंधित, तो सबसे पहले आपको प्रकाश संश्लेषण के बारे में लिखना है कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी पौधे बाहर से लिए सरल अकार्बनिक पदार्थों जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल को सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में अर्थात ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और आपको एक पिक्चर भी बनाना होगा, ठीक है? आप एक प्लांट का पिक्चर बनाएंगे, आप वहां पर डिनोट करेंगे। जैसे अगर यहाँ पर हम कुछ चीजें बना दें, जैसे, ठीक है, देखिए एक छोटा सा बनाने का प्रयास करते हैं हम। एक छोटा सा पिक्चर हम बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है? एक छोटा सा, ठीक है, इस तरीका से आपको पता है कि यहाँ पर क्या होती है? मिट्टी है। मिट्टी है, इसमें कुछ खनिज होते हैं। इसमें कुछ खनिज होते हैं सर। चलिए, ये ऐसे कुछ खनिज बना लेंगे। यहीं पर कुछ जल के अणु भी बना लेंगे। यहीं पर कुछ जल के अणु भी बना लेंगे कि ये जल का अणु है, इसमें कुछ खनिज भी होंगे, ठीक है? इसमें कुछ खनिज भी होंगे। इस तरीका से सभी चीज़ों को आप ऐसे करके बना देंगे। उसके बाद आपको कुछ पत्तियाँ बना देना है। कुछ पत्तियाँ बना देना है, ठीक है? कुछ पत्तियाँ बना देना है। पत्तियाँ बना देना है और इन सभी पत्तियों को आपको दिखाना है। अब आपको एक सन भी बना देना है, इस तरीका से सन बना देना है, ठीक है? और सन से आती हुई प्रकाश की किरणें को आपको डिनोट कर देना है इस तरीका से, ठीक है? वायुमंडल से आपको कार्बन डाइऑक्साइड दिखाना है, तो वायुमंडल में आप कार्बन डाइऑक्साइड को भी बना देंगे, ठीक है? इस तरीका से मान लेते हैं कि यहाँ पर कुछ वायु है चारों ओर, ठीक है? और यहाँ पर क्या लिख देना है? आपको CO2 लिख देना है, ठीक है? ये क्या है सर? सन है। ये सन है, ये CO2 है। यहाँ पर क्या है सर? H2O है, यानी कि जल है। H2O अर्थात जल है। बात क्लियर है? और यहाँ से आपको पूरी तरीका से एक अच्छा सा पिक्चर आपको दिखा देना है। चलिए सर, अब आता है आगे। आगे आपको क्या लिखना है?
आगे लिखना है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए पौधों को मुख्य रूप से निम्नलिखित 4 पदार्थों की आवश्यकताएं होती है। ठीक है, प्लांट बनाएंगे तो अब देखें प्लांट बनाने के बाद हमें कितनी चीजों की आवश्यकता है सर? प्रकाश को प्रकाश संश्लेषण के लिए मूल्यतः कितनी चीजों की आवश्यकता पड़ती है सर? 4 चीजों की। कौन कौन सी? तो पहला लिखना है आपको सूर्य का प्रकाश, पहला लिखना है सूर्य का प्रकाश, दूसरा लिखना है क्लोरोफिल, तीसरा लिखना है सर कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा लिखना है जल। यानी कि प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन सी चीजें चाहिए सर? क्लोरोफिल की आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है, सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता है और सर कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है। चीजें क्लियर है? चीजें क्लियर है। अब ये सचित्र वर्णन हमने कर दिया, सचित्र वर्णन कर दिया, नामांकन भी कर दिया। अब इसकी प्रक्रिया को हम लिखेंगे। अब क्या लिख देंगे सर? प्रक्रिया को लिख देंगे। आइए, ठीक है। अब प्रक्रिया क्या कहता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आप हेडिंग डालेंगे और उसके बाद आप लिखने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि पौधे अपनी जड़ों की सहायता से, पौधे अपनी जड़ों की सहायता से मिट्टी से जल, क्या कह रहा है कि मिट्टी से जल और आवश्यक खनिजों का अवशोषण करते हैं। जाइलम उत्तक इस जल को पत्तियों तक पहुंचाता है। यानी कि जब पौधे की जड़ जल का अवशोषण करते हैं तो ये जड़ों में यानी तनावों में पाए जाते हैं सर कौन सा उत्तक? जाइलम उत्तक पाया जाता है। और ये जाइलम उत्तक क्या करता है? जल को पत्तियों तक ले जाने का कार्य करता है। और वायुमंडल से पत्तियों में मौजूद है, वायुमंडल से पत्तियों में मौजूद जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं, इसके माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। यानी कि वायुमंडल से जो पत्तियां हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है। पौधे की पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में, पौधे के पत्तियों में के क्लोरोप्लास्ट में पाया जाने वाला एक हरा वर्ण क्लोरोफिल सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मुख्य रूप से 2 चरणों में होती है। अब क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है मुख्य रूप से 2 चरणों में होती है। चरण 1 कहता है कि प्रकाशीय अभिक्रिया, प्रकाशीय अभिक्रिया कहां पर होता है सर? क्लोरोप्लास्ट में होता है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी बनकर आते हैं कि प्रकाशीय अभिक्रिया कहां होता है? तो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होता है। कहां पर होता है सर? ग्रेना में होता है। ये कहता है कि प्रकाशीय अभिक्रिया में जल के अणु टूटकर ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। और चरण 2 में क्या होता है? अप्रकाशीय अभिक्रिया, जो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? ग्लूकोज का सर निर्माण कर देते हैं। चीजें क्लियर है? अब यहाँ पर पत्तियां भी बना सकते हैं, आप यहाँ पर पत्तियां बना सकते हैं। पत्तियां बनाकर कुछ आप क्लोरोफिल की उपस्थिति को दिखा सकते हैं, स्ट्रोमा को दिखा सकते हैं, ग्रेना को दिखा सकते हैं। ठीक है, अगर हम कुछ पत्तियों की अगर स्ट्रक्चर बना दें, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये पत्तियां हैं, ठीक है, ये पत्तियां हैं, ठीक है, ये अगर पत्तियां हैं तो पत्तियां का भी स्ट्रक्चर आप करके दिखा सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट है, तो यहाँ पर आपको दिखा देना है कि यहाँ पर एक क्या है, यहाँ पर क्या है, तो सर ये छिद्र है। ये क्या है सर? छिद्र है। कौन सा छिद्र है सर? जिसे हम रंध्र कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। इसको हमने रंध्र कह दिया, इसे हमने रंध्र कह दिया। अब इसी रंध्र में क्या पाए जाते हैं सर? इसी रंध्र में पाया जाता है क्या? कुछ क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। अंदर जब जाएंगे तो क्लोरोप्लास्ट पाए जाएंगे। यहाँ पर कुछ अलग करके आप दिखा सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है। अब इसी क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो अगर हम क्लोरोप्लास्ट की अगर चर्चा करते हैं तो इसमें कुछ आपको इस तरीका से कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इस तरीका से कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसे सर हम ग्रेना कहते हैं, जिसे हम ग्रेना कहते हैं। और यहाँ पर कुछ द्रव पाए जाते हैं जिसे हम सर स्ट्रोमा कहते हैं, जिसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। तो ये हो गया सर स्ट्रोमा, ये हो गया स्ट्रोमा और ये हो गया सर ग्रेना, ये हो गया ग्रेना। चीजें क्लियर है? तो इस तरीका से आप दिखा सकते हैं। अगर और भी आपको डिटेल में जानना है इन सभी चीजों के बारे में तो इसी चैनल पर आपको प्रकाश संश्लेषण समझाया गया है। आप सर्च मारेंगे फोटोसिंथेसिस बाय आदित्य सर, आपको पूरा का पूरा ये पिक्चर के माध्यम से समझाया गया है। चीजें क्लियर है? और डिटेल में बच्चे समझाए गए हैं। और अंत में आपको समीकरण भी लिख कर आना है। अंत में क्या करना है? आपको समीकरण लिख कर आना है कि प्रकाश संश्लेषण के समीकरण क्या है। ठीक है, तो 6CO2 + 12H2O प्लस प्रकाश ऊर्जा
ये क्या हो गया, C6H12O6 हो गया, यानी इसी को हम कहते हैं सर ग्लूकोज कहते हैं। ये जल हो गया, ये जल हो गया और ये ऑक्सीजन हो गया। सबका नामकरण कर देना है, सब क्या कर देना है, नामकरण। जैसे सर ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इसी तरीका से ये जल है सर, ये जल है, प्रकाश की ऊर्जा हो गया। तो ये क्या है सर, ये ग्लूकोज है, ये क्या है, ग्लूकोज है। ये क्या है सर, ऑक्सीजन है, ये क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। और ये क्या है सर, जल है। ठीक है, चीजें क्लियर है, चीजें क्लियर है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं प्यारे बच्चे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। चल, अगर इतनी चीजें आप लिख कर आते हैं तो आपको 6 नंबर आराम से मिल जाएंगे। 6 नहीं तो 5 नंबर तो कंफर्म है, आपको मिल जाना ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो प्रश्न है, इसके भी आने की संभावनाएं हैं और कई वर्षों तक ये प्रश्न पूछे गए हैं, तो आगे भी आने की संभावनाएं हैं। जैसे कह रहा है कि गिल्स द्वारा श्वसन किस प्रकार होता है, सचित्र वर्णन करें। ठीक है, गिल्स के द्वारा किस तरह से श्वसन की क्रियाएं होती है, सचित्र वर्णन करना है। अब इसी चैनल पर हमने पढ़ा कर रखा है पहले से भी, ठीक है, गिल्स के बारे में कि मछलियों में श्वसन कैसे होते हैं। तो रेस्पिरेशन इन ए फिश आप मारेंगे, ठीक है, तो पूरा का पूरा यहाँ पर एक चित्र आपको बना हुआ दिखाई देगा। सारी चीजों को हमने डिटेल में समझाया है बच्चे, ठीक है। तो यहाँ हमने पहले से ही पिक्चर हमने लगा दिया है, ठीक है, ताकि आपको समझना आसान हो जाए। चल, तो कह रहा है कि गिल्स द्वारा श्वसन किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि मछली में श्वसन क्रिया गिल्स द्वारा होता है। यानी मछलियों में जो श्वसन की क्रियाएं होती है वो किसके द्वारा होती है सर, गिल्स के द्वारा होती है। चूंकि जल में ऑक्सीजन की मात्रा वायु की तुलना में बहुत कम होती है, इसलिए मछलियों को बहुत तेजी से सांस लेना पड़ता है। क्या कह रहा है कि वायु की तुलना में जो जल है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, और ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण मछलियों को बहुत तेजी से सांस लेना पड़ता है ताकि वो अपने शरीर में ऊर्जा का निर्माण कर पाए। अब कह रहा है कि गिल्स द्वारा श्वसन की प्रक्रिया, गिल्स द्वारा श्वसन की प्रक्रिया क्या है। कह रहा है कि मछली अपने मुंह से जल को अंदर खींचती हैं। मछलियां जो है अपने मुख के द्वारा क्या करते हैं, जल को अपने अंदर लेते हैं। यह जल मुंह से होता हुआ सिर के दोनों ओर स्थित गिल्स के ऊपर से गुजरता है। ये हमने एक साइड व्यू लिया है। तो ये पानी क्या होता है, ये गिल्स के द्वारा, ये क्या है बच्चा, गिल्स है। गिल्स के द्वारा, गिल्स के ऊपर से क्या होता है, ये पानी गुजरता है। गिल्स में कई पतली धागे जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें गिल्स फिलामेंट कहते हैं, जिन्हें गिल फिलामेंट्स कहते हैं। यानी इस गिल्स में भी पतली पतली क्या होती हैं, केशिकाएं पाई जाती है, ठीक है, रेसाएं पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं गिल फिलामेंट्स कहते हैं। इनमें रक्त कोशिकाओं का जाल बिछा होता है। रक्त कोशिकाओं का क्या है सर, जाल बिछा होता है। खून का बहाव पानी के बहाव के विपरीत दिशा में होता है। खून का जो बहाव होता है वो पानी के बहाव के क्या होते हैं बच्चे, विपरीत दिशा में होता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन खून में समा सके, ताकि अधिक से अधिक क्या हो, ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स हो पाए। जब जल इन फिलामेंट्स के ऊपर से बहता है तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन विसिरण के द्वारा रक्त में चली जाती है। उसी समय रक्त में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड जल में छोड़ दी जाती है। ऑक्सीजन रहित जल ओपरकुलम यानी गिल कवर के खुलने पर शरीर से बाहर निकल जाता है। क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इस तरीका से आपको सारे के सारे प्रश्नों की आपको व्याख्या करते हुए जाना है, मतलब व्याख्या करके आना है आपको, ठीक है, अगर इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं तो। चल, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले लीजिए प्यारे बच्चे। चल, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। कम समय में चाह रहे हैं कि जो जो प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं या आने लायक हैं उनको आप प्रैक्टिस करके जाए। चल, अब एक कहता है कि साबुनीकरण क्या है, यह एस्ट्रीकरण से किस प्रकार भिन्न है। यानी यहाँ पर दोनों चीजें पूछी जा रही है कि साबुनीकरण क्या है और एस्ट्रीकरण क्या है और इन दोनों में क्या अंतर है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि साबुनीकरण क्या है। कह रहा है कि साबुन उच्च अनुभार वाले कार्बनिक वसा अम्ल है।
ठीक है। ये क्या है बच्चा, तो कह रहा है कि कार्बनिक वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होता है। ये क्या होता है, सोडियम या पोटेशियम का लवण होता है। साबुनीकरण की क्रिया में वनस्पति तेल या वसा एक कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास के जलीय घोल को गर्म करके रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा साबुन का निर्माण होता है। बातें क्लियर है। यहाँ क्या कह रहा है कि साबुन जो है वो उच्च अनुभार वाले कार्बनिक वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम का लवण होता है। साबुनीकरण की क्रिया में वनस्पति तेल या वसा एवं कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास के जलीय घोल को गर्म करके रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा साबुन का निर्माण होता है एवं ग्लिसरॉल मुक्त होते हैं। ग्लिसरॉल क्या होते हैं, मुक्त होते हैं यानी बाहर निकलते हैं। एस्ट्रीकरण में अम्ल तथा अल्कोहल से अभिक्रिया द्वारा, एस्ट्रीकरण में अम्ल तथा अल्कोहल से अभिक्रिया द्वारा एस्टर तथा जल बनते हैं। उदाहरण की अगर हम बात करें तो एसिटिक एवं एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया से एस्टर एथिल एसीटेट का बनना एस्ट्रीकरण कहलाता है। यानी कि आपको साबुनीकरण भी बताना है और आपको एस्ट्रीकरण भी बताना है, दोनों बताने हैं। और उसके बाद आपको क्या कर देना है सर, एक एग्जाम्पल लिख देना है। ये क्या है सर, एग्जाम्पल है, तो आपको एग्जाम्पल भी लिख कर आना है। एग्जाम्पल भी क्या करना है सर, आपको लिख कर आना है, यानी उदाहरण को आपको लिख कर आना है। जैसे यहाँ पर एथिल एथेनोइट है जिसे हम एस्टर कहते हैं, CH3COO C2H5 है। ये क्या है सर, एथिल एथेनोइट है या इसे हम एस्टर कहते हैं। इसकी अभिक्रिया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया यानी NaOH के साथ कराया। और जब इन दोनों की अभिक्रिया करते हैं यानी इसे हम गर्म करते हैं। इसे क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ये देखो क्या कह रहा है कि गर्म करने पर, ठीक है, गर्म करते हैं तो बनता क्या है सर, सोडियम एसीटेट या साबुन बनता है। सोडियम एसीटेट को ही हम क्या कह सकते हैं, साबुन भी कह सकते हैं। तो CH3COONA होता है, ठीक है, सोडियम एसीटेट। और साथ ही साथ एथेनॉल बनता है अर्थात एल्कोहल बन जाता है। क्या बन जाता है सर, एल्कोहल बन जाता है। अब इसी हम कह सकते हैं कि इसी एल्कोहल का यानी C2H5OH का अगर हम एथेनोइक अम्ल के साथ, किसके साथ, एथेनोइक अम्ल जिसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड भी कह सकते हैं, इसको अगर H2SO4 के प्रेजेंस में अगर हम अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है सर एथिल एथेनोइट अर्थात एस्टर बनता है और साथ ही साथ जल बनता है, साथ ही साथ जल बनता है। तो ये आपका साबुनीकरण और एस्ट्रीकरण से किस तरीका से भिन्न है, इसको आपको लिखना है और लिखकर आपको एग्जाम्पल के माध्यम से भी आपको समझा कराना है। एग्जाम्पल के माध्यम से भी आपको समझा कराना है। तो एग्जाम्पल भी आप इसके ध्यान रखेंगे। किसी भी प्रश्न का अगर 6 नंबर का प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, ठीक है, आना तो है ही। अगर कुछ इस तरीका से प्रश्न आते हैं, केमिस्ट्री में अगर प्रश्न आता है तो केमिस्ट्री में आपको क्या करना है बच्चे, आपको रिएक्शन अवश्य लिख देना है। अगर उसका कोई रिएक्शन होता है तो रिएक्शन अवश्य लिख कर आना है। और यदि बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो बायोलॉजी में अगर कोई चित्र बनने लायक है, चित्र के माध्यम से अगर हम एग्जामिनर को और बेहतर ढंग से समझा सकते हैं तो उसमें उस क्वेश्चन का आंसर में हम चित्र भी बना कर आएंगे और उसकी प्रस्तुतिकरण में हम बेहतर ढंग से उसकी व्याख्या भी कर देंगे, ठीक है। चलिए सर, और अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में भी अगर कहीं अगर लेंस से, दर्पण से ऐसा कुछ सवाल बनकर आता है तो उसमें भी आप प्रयास करेंगे कि आप एक चित्र के माध्यम से एग्जामिनर को समझा दें, ठीक है। साइड में आप चित्र भी बना कर आएंगे, ठीक है, चाहे 2 नंबर का हो, चाहे आपका 6 नंबर का प्रश्न हो। अगर चित्र वाला है प्रश्न तो उसमें चित्र आप बना कर आएंगे। इससे आपका जो आंसर राइटिंग होगा वो और भी अट्रैक्टिव दिखेगा, ठीक है। चल, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चल आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन का निर्माण एवं अवक्षय किस प्रकार होता है, यानी ओजोन का निर्माण कैसे होता है और ओजोन का क्षयन, ओजोन जो होते हैं वो किस तरीका से खराब हो रहे हैं उसकी व्याख्या आपको करना है। तो सबसे पहले आपको ओजोन का निर्माण लिखना है कि ओजोन का निर्माण होता कैसे है। तो कह रहा है कि वायुमंडल की ऊपरी परत में, वायुमंडल के ऊपरी परत में, या आप लिख सकते हैं वायुमंडल की समताप मंडल में अर्थात स्ट्रेटोस्फेयर में,
ठीक है। तो वायुमंडल की समताप मंडल या वायुमंडल की ऊपरी परत में उच्च ऊर्जा वाली कुछ पराबैंगनी आणविक ऑक्सीजन को स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणुओं में विघटित कर देता है। क्या करता है? कह रहा है कि वायुमंडल की जो ऊपरी परत है उसमें उच्च ऊर्जा वाली कुछ पराबैंगनी विकिरणें होती हैं। उनकी आणविक ऑक्सीजन को स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणुओं में विघटित कर देता है। क्या कर देता है? स्वतंत्र परमाणु विघटित। यानी कि हमारे समताप मंडल में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के जो परमाणु हैं, ऑक्सीजन के जो अणु हैं, वो ऑक्सीजन कैसे होता है सर? डाई एटॉमिक होता है। ये क्या करता है कि इस पर जब परावैंगनिक किरणें पड़ती हैं, जब इस पर परावैंगनिक किरणें पड़ती है, तो परावैंगनिक किरणें क्या करता है कि इसको अलग-अलग परमाणु में तोड़ देता है। अलग-अलग परमाणु में क्या कर देता है सर? तोड़ देता है, विघटित कर देता है। और ये स्वतंत्र परमाणु फिर ऑक्सीजन के अन्य परमाणुओं के साथ मिलकर ओज़ोन बनाते हैं। जब ये स्वतंत्र ऑक्सीजन बना, तो यही जो ऑक्सीजन के परमाणु हैं, ये किसी अन्य ऑक्सीजन के अणु के द्वारा मिलेंगे और मिलकर क्या बना देंगे सर? ओजोन लेयर बना देंगे, यानी ओजोन का निर्माण कर देते हैं। तो ये आपको ओजोन का निर्माण लिखना है और उसके बाद आपको क्या करना है सर? किस तरीका से ये प्रक्रिया हुआ है? तो सबसे पहले ऑक्सीजन के जो अणु थे, उस पर पराबैंगनी विकिरण परा परा पराबैक ब पराबैंगनी विकिरण के कारण ये ऑक्सीजन जो थे, ऑक्सीजन के अणु थे, वो अलग-अलग एटम में टूट गए। यानी ऑक्सीजन का एटम क्या हो गया? 2 भागों में ऑक्सीजन के जो अणु थे, वो 2 अलग-अलग परमाणु में टूट गए। अब यही 2 अलग-अलग जो एटम है, ये ऑक्सीजन के अन्य अणुओं के द्वारा रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करके क्या बना देंगे सर? ओज़ोन बना देंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है? ये क्या है सर? ऑक्सीजन है, तो आप लिख कर आएँगे कि ये ऑक्सीजन है। ये क्या है? ऑक्सीजन है, ठीक है? ऑक्सीजन के ये क्या है सर? अणु है। ऑक्सीजन के क्या है सर? अणु है। और ये क्या है सर? ऑक्सीजन के परमाणु हैं। ऑक्सीजन के क्या है? ऑक्सीजन के परमाणु हैं। ऑक्सीजन के क्या है सर? परमाणु हैं। अब यही ऑक्सीजन के परमाणु, अब ये ऑक्सीजन के परमाणु यहाँ पर शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। ये क्या है सर? अणु है और ये क्या है सर? परमाणु है। ये क्या है सर? परमाणु है। दोनों क्या है? ऑक्सीजन के, एक ऑक्सीजन का परमाणु है और एक ऑक्सीजन का अणु है सर। ये दोनों मिलकर क्या बनाया सर? तो आप कहेंगे सर ओज़ोन बनाया। क्या बनाया सर? ओज़ोन बनाया। चीज़ें क्लियर है? चीज़ें क्लियर है? तो ये क्या हो गया सर? ये ओज़ोन का निर्माण हो गया। ये क्या हो गया? ओज़ोन का निर्माण हो गया सर। ठीक है। अब आता है कि सर ओज़ोन का अवक्षय कैसे होता है? ओज़ोन की लेयरें जो है वो कैसे खराब हो रही है, कैसे बर्बाद हो रही है, अब उसके बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पर लिखा गया ओज़ोन का अवक्षय। मुख्य रूप से मानव द्वारा फ्रिज, एयर कंडीशनर और अग्निशामन यंत्रों के उपयोग से क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन, ये क्या है? हैलोन है और मिथाइल ब्रोमाइड जैसे ओजोन क्षयकारी पदार्थ उत्सर्जित होते हैं। ये क्या कहना चाह रहा है? कहना चाह रहा है कि जो हम लोगों ने अपने घरों में फ्रिज का इस्तेमाल कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ आग बुझाने वाले यंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि सर कुछ हानिकारक पदार्थ इस्तेमाल होते हैं जिसे हम कहते हैं सर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कुछ हैलोन होता है यानी कि हैलोजन ग्रुप वाले समूह का कुछ पदार्थ होता है। कुछ सर मिथाइल ब्रोमाइड होते हैं, जैसे ओजोन क्षयकारी पदार्थों का क्या करते हैं सर? उत्सर्जन करते हैं। जब ये रसायन वायुमंडल के समताप मंडल में पहुँचते हैं, यानी कि हम कौन से मंडल में हैं? अगर हम बात करें तो हम कौन से मंडल में हैं सर? हम अपने वायुमंडल में हैं और जब हम अपने ये हमारा क्या होता है? वायुमंडल जो है जब समताप मंडल में पहुँचता है, यानी कि ये गैसें जो है जब समताप मंडल में पहुँचते हैं, तो सूर्य की तीव्र परावैंगनिक किरण, सूर्य की जो तीव्र परावैंगनिक किरण होती है, इन्हें तोड़ देती है। यानी कि ये सभी हानिकारक पदार्थों को क्या कर देता है सर? तोड़ देता है, जिससे मुक्त क्लोरीन और ब्रोमीन परमाणु निकलते हैं। क्या निकलते हैं? कुछ हानिकारक क्लोरीन, ब्रोमीन जैसे परमाणु निकलते हैं। एक मुक्त क्लोरीन परमाणु ओजोन के लगभग 10,000
क्या है 10,000 नहीं 1,00,000 अणु को नष्ट करते हैं। कितने को? यानी कि जब क्लोरीन मुक्त हो रहा है तो क्लोरीन का एक जो परमाणु है वो लगभग 1,00,000 है अणु 1,00,000 ओजोन के अणुओं को नष्ट कर सकता है। यह ओजोन के साथ क्रिया करके उसे ऑक्सीजन में तोड़ देते हैं जिससे ओजोन परत क्या हो जाती है सर? पतली हो जाती है। ऑक्सो ओजोन परत क्या हो जाती है सर? पतली हो जाती है। तो सीधा सा मतलब क्या है? सीधा सा मतलब ये है कि ओजोन का जो निर्माण है, ओजोन का जो निर्माण है, तो वो कैसे हो रहा है सर? ऑक्सीजन के विघटन हुआ। ऑक्सीजन के विघटन होने पर फिर ऑक्सीजन के अन्य अणु के साथ मिलकर ओजोन का निर्माण हुआ। और यहाँ ओजोन का अवक्षय कैसे हो रहा है? कि यही जो ऑक्सीजन के अणु है, ऑक्सीजन के अणु जब क्लोरीन के साथ या ब्रोमीन के साथ मिलते हैं तो इस पर जो परावैंगनिक किरणें पड़ता है, तो ये क्या करता है? ओजोन के अणु को ब्रेक डाउन कर देता है, तोड़ देता है और तोड़कर फिर से ऑक्सीजन का निर्माण कर देता है। इस वजह से ओजोन लेयर क्या हो रहा है सर? पतली होती जा रही है। चीजें क्लियर है? तो ये कुछ ओजोन के लेयर से, ओजोन के निर्माण एवं अवक्षय से संबंधित प्रश्न थे। इसको भी आप प्रैक्टिस करके जाएंगे बच्चे, ठीक है? प्रैक्टिस क्या करना है? आपको सीधे-सीधे रट जाने हैं इन सभी चीजों को, ठीक है? एग्जाम में क्या पूछेगा कोई नहीं जानता। एग्जाम में क्या पूछेंगे, कहाँ से पूछे जाएंगे कोई नहीं जानता। हर टीचर बस संभावनाओं के आधार पर आपको प्रैक्टिस करवाते हैं और इसी वजह से आपको एकेडमिक पढ़ने के लिए 1 साल का समय दिया जाता है। 10th आप पूरे वर्ष पढ़ते हैं ताकि आप हर तरह के प्रश्नों की अच्छी तरीका से तैयारी कर सकें, हर तरह के प्रश्नों को पूर्ण व्याख्या के साथ पढ़ पाएँ, ठीक है? चल आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगर इसकी हम बात करें तो इसको हम वीवीआई प्रश्न में, हालाँकि सारे के सारे वीवीआई प्रश्न हैं, इसको हम ज़्यादा प्राथमिकता देंगे, इसको हम फिजिक्स में ज़्यादा प्राथमिकता देंगे, ठीक है? कह रहा है कि मानव नेत्र का स्वच्छ नामांकित आरेख खींचे, यानी कि एक मानव नेत्र बनाना है और नेत्र में कौन-सा रेटिना होता है, कौन-सा पछमावी कोशिकाएँ होती हैं, सिलियरी मांसपेशियाँ जिसे हम कहते हैं, कौन-सी पुतली होती है, कौन-सी कह सकते हैं परितारिका होता है, कौन-सा कॉर्निया होता है, कौन-सा फ़िल्म है, ये सभी चीज़ों को आपको क्या करना है सर? नामांकन करना है, ठीक है? जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। कह रहा है किस प्रकार निकट रखी एवं दूर रखी वस्तुओं को देखने के लिए पछमावी पेशियां अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करती है। पहला तो कह रहा है कि पहले एक सही से एक सुचित्र आपको क्या करना है सर? पहले तो कह रहा है कि एक स्पष्ट आप पहले पिक्चर बनाओ। किसका पिक्चर बनाओ सर? एक मानव नेत्र का बनाओ, ठीक है? और उस मानव नेत्र के पूरी तरीका से नामांकन करो। नामांकन करो क्या? जैसे यहाँ पर एक हमने पिक्चर लगाया, अब आप पिक्चर लगाया है तो यहाँ पर आप बनाएंगे, बनाने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है? इस तरीका से कुछ आप बनाने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है? इस तरीका से कुछ आप बनाने का भी प्रयास करेंगे। ऐसा ही है? चलो, इस तरीका से आपको दिखा देना है, ठीक है? चल और पीछे में क्या है सर? पीछे में क्या है? पीछे में इस तरीका से आपको नर्व निकाल देना है जिसे हम ऑप्टिक नर्व्स कहते हैं इस तरीका से, ठीक है? यहाँ पर क्या होता है सर? यहाँ पर रेटिना होता है। यहाँ पर क्या होता है सर? रेटिना होता है। यहाँ पर क्या होता है सर? रेटिना होता है, ठीक है? आगे की अगर हम बात करें, तो आगे अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ दिखाई देगा जिसे हम सर कहते हैं कार्निया। जिसे हम क्या कहते हैं सर? कार्निया कहते हैं, ठीक है? कार्निया के अंदर अगर जाएँगे, कार्निया के अगर हम अंदर जाएँगे तो आपको दिखाई देगा
कॉर्निया के अगर अंदर जाएंगे तो आपको क्या दिखाई देगा सर? आइरिस दिखाई देगा, परितारिका दिखाई देगा। ठीक है, परितारिका के अंदर क्या होता है सर? पुपिल्स होता है, पुपिल्स होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये क्या है सर? ये लेंस है। ये क्या है? लेंस है। अब लेंस और यहाँ पर आप देखेंगे तो आप कह सकते हैं परितारिका, लेंस और परितारिका। ठीक है, इनके बीच में अगर देखेंगे तो कुछ क्या मौजूद होता है सर? एक्वस ह्यूमरस द्रव मौजूद होता है। ठीक है, द्रव मौजूद होता है। ये रेटिना है, ये क्या है सर? ये सिलियरी मांसपेशियां है, सिलियरी मांसपेशियां है। तो इस तरीका से आपको एक स्पष्ट आपको पिक्चर के माध्यम से दिखाना है। ठीक है, अगर आपको मार्क्स चाहिए तो आपको तो इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आंख अगर आपको देखें, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम यहाँ पर नोट करवा रहे हैं जिसको आप प्रैक्टिस करके जाएंगे। जैसे सर, पहला तो आप ध्यान रखेंगे कि मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र का आप चित्र की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके जाना। सेकंड आपको ध्यान रखना है नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र, इसके भी आप अच्छे तरीका से प्रैक्टिस करके जाना। और देखो यहाँ पर आपको बता रहे हैं, अगर प्रैक्टिस करके नहीं गए बच्चे तो आपको पछताना ही पड़ेगा। और अंत में देखना, जब एग्जाम हो जाएगा, पेपर आप लेकर आओगे तो आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी हम समझाने का प्रयास करेंगे, दिखाएंगे कि देखो हमारा क्वेश्चन टकराया या नहीं टकराया, हमने जो कहा था वो आया है या नहीं आया। इन सभी चीजों की हम चर्चाएं करेंगे बाद में। थर्ड नंबर आप ध्यान रखेंगे कि फूल जनन तंत्र जो होता है उसकी भी आप प्रैक्टिस करके जाना। ठीक है, फूल जनन तंत्र की भी प्रैक्टिस करके जाना। यानी ये तीनों जनन तंत्र में जो पढ़ते हैं इनकी प्रैक्टिस आप करके जाएंगे, इनकी प्रैक्टिस आप करके जाएंगे। चीजें क्लियर है? और आंख में तो आपको बता ही रहे हैं कि आंख का भी तो आप प्रैक्टिस करके ही जाएंगे, आंख का भी एक प्रैक्टिस करके जाएंगे। इसी तरीका से अगर फोर्थ नंबर की अगर हम बात करें तो आप न्यूरॉन का, न्यूरॉन जो होता है, ठीक है, उसकी भी आप चित्र का अच्छी तरीका से प्रैक्टिस करके जाना। डेंड्राइट क्या होता है, एक्सोम एक्सॉन क्या होता है, सोमा क्या होता है, ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में भी आप प्रैक्टिस कर लेना। चलो सर आगे बढ़ जाए। चलो अगली प्रश्न, अगली अगर हम बात करें तो 5 नंबर की अगर हम बात करें तो 5 नंबर में आपको क्या प्रैक्टिस करके जाना है सर? आपको याद करके जाना है, यानी कि प्रैक्टिस करके जाना है आपको पाचन तंत्र का। किसका सर? पाचन तंत्र का। पाचन तंत्र की भी आपको प्रैक्टिस करके जानी है सर। किसकी प्रैक्टिस करके जानी है सर? पाचन तंत्र की प्रैक्टिस करके जानी है। चल अब इस क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको चित्र का वर्णन कर देना है, ठीक है, नामांकन कर देना है। अब आते हैं कि कह रहा है कि किस प्रकार से निकट रखी एवं दूर रखी जो वस्तु है उसको देखने के लिए जो पश्चमावी पेशियां होता है, यानी सिलियरी जो मांसपेशियां होती है, वो किस तरीका से नेत्र की लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करता है, यानी कैसे वो बढ़ाता घटाता है, इसकी आपको व्याख्या करना है। तो आइए समझते हैं। कह रहा है कि अभिनेत्र लेंस रेशेदार जेलीवत्त पदार्थ का बना होता है, यानी कि जो हमारा लेंस बना हुआ है वो लेंस किसका है? यानी कि क्रिस्टलाइन जो लेंस बना हुआ है वो किसका है सर? रेशेदार जेलीवत्त पदार्थ का बना होता है। इसकी वक्रता में कुछ सीमाओं तक पश्चमावी पेशियों के द्वारा रूपांतरण किया जा सकता है। क्या कह रहा है कि इसकी जो वक्रता त्रिज्या है, यानी कि इस लेंस की जो वक्रता त्रिज्या है, इसमें कुछ सीमाओं तक, यानी लिमिट है इसकी, क्या है? कुछ ना कुछ इसकी लिमिट है। कुछ सीमाओं तक पश्चमावी पेशियों के द्वारा, यानी सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा इसका क्या किया जाता है? समायोजन यानी कि रूपांतरण किया जा सकता है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन होने पर, अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी भी परिवर्तित होती है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि जब हम अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन करते हैं तो इसकी फोकस दूरी में भी परिवर्तन होता है सर। जब हमारी आंखों की पेशियां शिथिल होती है, क्या कह रहा है कि जब हमारी आंखों की पेशियां शिथिल होता है तो अभिनेत्र लेंस पतला होता है। लेंस क्या हो जाता है सर? पतला हो जाता है।
लेंस क्या हो जाता है? पतला हो जाता है और पतला होने के कारण जो है फोकस दूरी बढ़ जाता है। फोकस दूरी क्या हो जाता है सर? बढ़ जाता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि जब हमारी आँखों की पेशियाँ शिथिल होती हैं, तो अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है। यानी कि जब हमारा लेंस शिथिल पड़ेगा यानी सिलियरी मांसपेशियाँ शिथिल होगा, तो शिथिल होने पर यानी कि आराम की अवस्था में जाने पर हमारा लेंस क्या हो जाएगा सर? पतला हो जाएगा। लेंस क्या हो जाएगा सर? पतला हो जाएगा। और लेंस जब पतला होगा तो हमारी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? सर बढ़ जाएगी। फोकस दूरी क्या हो जाएगी? सर बढ़ जाएगी। आप देखते हैं कि दूर की वस्तुओं को देखने के लिए हम कुछ ऐसा करके देखते हैं, ठीक है? ऐसा कुछ करके देखते हैं, ठीक है? ऐसा करने पर क्या होता है? हमारी जो सिलियरी मांसपेशियाँ हैं वो शिथिल होती हैं, आराम की स्थिति में जाती है और आराम की स्थिति में जाने पर हमारा क्या होता है सर? नेत्र लेंस क्या हो जाता है सर? पतला हो जाता है। पतला होने पर क्या होता है सर? फोकस दूरी बढ़ जाती है और फोकस दूरी बढ़ जाने पर क्या होता है सर? जिससे दूर की वस्तु को स्पष्ट प्रतिबिंब जो होता है वो रेटिना पर बनता है। जिससे रेटिना पर क्या होता है सर? प्रतिबिंब बनता है। चीजें क्लियर है? चीजें क्लियर है? तो ये हमने क्या बताया कि दूर की रखी वस्तु को हम कैसे देख पाते हैं, ठीक है? अब इसी तरीका से हमें दूर रखी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। जब पश्चमावी पेशियाँ सिकुड़ जाती हैं, जब प पश्चमावी जो पेशियाँ सिलियरी मांसपेशियाँ जो है, जब उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, सिकुड़ता है, यानी कि पश्चमावी पेशियाँ जब सिकुड़ जाती है, तो अभिनेत्र लेंस क्या हो जाता है सर? मोटा हो जाएगा। लेंस क्या हो जाएगा सर? मोटा हो जाएगा। लेंस मोटा होने से उसकी वक्रता जो है बढ़ जाती है। वक्रता क्या होता है सर? बढ़ जाता है। जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है सर? फोकस दूरी जो होता है वो घट जाता है। फोकस दूरी क्या हो जाते हैं सर? घट जाते हैं और घट जाने के कारण क्या होता है? पास की वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है और पास की वस्तुओं को हम स्पष्ट रूप से देख पाते हैं और पास की रखी वस्तुओं को हम स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। तो क्या ये पॉइंट क्लियर हो गए? क्या ये पॉइंट क्लियर हो गए? तो आइए एक बार फिर से इसको स्पष्ट रूप से पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि अभिनेत्र लेंस रेशेदार जेलीवत पदार्थ का बना होता है। इसकी वक्रता में कुछ सीमाओं तक पश्चमावी पेशियों द्वारा रूपांतरण किया जा सकता है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी भी परिवर्तित होती है। जब हमारी आंखों की पेशियां शिथिल होती है तो अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है। लेंस के पतला होने से उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, जिससे दूर की वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है और हमें दूर रखी वस्तु स्पष्ट दिखती है। जब पश्चमावी पेशियां सिकुड़ जाती है तो अभिनेत्र लेंस मोटा और अधिक वक्रीय हो जाता है। इसके फलस्वरूप अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, जिससे पास की वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है और हम निकट रखी वस्तुओं के स्पष्ट देख सकते हैं और निकट रखी वस्तुओं को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। चीजें क्लियर है? चीजें क्लियर है सर? आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। अब अगला प्रश्न है सर, मानव मस्तिष्क की संरचना का वर्णन करें। मानव मस्तिष्क की संरचना का वर्णन करें। अब यहाँ पर मस्तिष्क बना हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मानव मस्तिष्क बना हुआ है। इस मानव मस्तिष्क का एक आपको चित्र बनाना है, जैसा कि हमने अपने कुछ लेक्चर में आपको ये समझाया भी है। हर एक जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही हम लोग इसके बारे में पढ़े भी थे कि हमारा मस्तिष्क जो है वो 3 झिल्लियों से घिरा होता है, ठीक है? पहले तो क्रेनियम से घिरा होता है, फिर सर क्रेनियम के अंदर कुछ झिल्ली होते हैं जिसे हम पायामेटर, डेवरामेटर, आर्केनोइड कहते हैं सर। इस तरीका से सारे चीज़ों को ये पूरा का पूरा सर क्या है सर? आगे का यानी फोर ब्रेन इसे हम कहते हैं। सर बीच में होता है सर मिड ब्रेन होता है, यहाँ पर सर मिड ब्रेन होता है और ये हमारा हिंड ब्रेन है। ये क्या है सर? हिंड ब्रेन है, ठीक है? तो इस तरीका से आपको एक अच्छे सा प्रैक्टिस करके जाना है मानव मस्तिष्क का, ठीक है? अब आइए क्या कह रहा है? कह रहा है कि मानव मस्तिष्क की संरचना का वर्णन करें। तो अब यहाँ पर इसके बारे में भी कुछ लिखना होगा। कह रहा है कि मानव मस्तिष्क शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र होता है। मानव मस्तिष्क जो होता है हमारा शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है, यानी कोऑर्डिनेशन का केंद्र होता है, जो कपाल नामक कठोर एक खोखली हड्डी के अंदर 3 परतों वाली मेनिंजिस नामक झिल्ली से घिरी होती है। हमने अभी बताया कि क्रेनियम के अंदर
ये 3 लेयर से बनी एक झिल्ली से घिरा एवं सुरक्षित होता है। यह मुख्यतः 3 भागों में विभाजित होते हैं। यह क्या होता है? यानी जो मानव का मस्तिष्क है, ये कितने भागों में सर? 3 भागों में होते हैं। कह रहा है कि पहला अग्र मस्तिष्क होता है, बीच का मध्य मस्तिष्क होता है और तीसरा पश्च मस्तिष्क होता है। ठीक है? अब अग्र मस्तिष्क के बारे में कुछ आपको लिखना पड़ेगा। जैसे अग्र मस्तिष्क कह रहा है कि यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा और जटिल भाग होता है। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा और जटिल भाग होता है। इसके भी 3 भाग होते हैं। इसके भी कितने भाग होते हैं सर? 3 भाग होते हैं। हाँ, ठीक है? एक ही साथ 3 भाग। हालाँकि इसके साथ अगर देखा जाए तो हम पिछले क्लास में पिछले जो लेक्चर है उसमें हमने समझाया कि इसके 2 हिस्सा होते हैं, ठीक है? और 2 हिस्सा दूसरी जो हिस्सा होता है उसको जाकर हम 2 भागों में बाँटते हैं जिसका थैलेमस और हाइपोथैलेमस में। लेकिन यहाँ एक ही साथ हम पूरी तरीक़ा से कवर कर रहे हैं। पहला जो है प्रमस्तिष्क है। प्रमस्तिष्क के बारे में यह सोचने, याद रखने, तर्क करने और सीखने का केंद्र होता है। यह संवेदी सूचनाओं की व्याख्या करता है। दूसरा है थैलेमस, यह संवेदी और मोटर संकेतों के लिए एक रिले केंद्र के रूप में कार्य करता है। और थर्ड है हाइपोथैलेमस, यह शरीर के तापमान, भूख और प्यास जैसी जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो ये आपको पहले अग्र मस्तिष्क के बारे में लिखना है। उसके बाद सर उसके बाद मध्य मस्तिष्क के बारे में आपको लिख देना है कि यह अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के बीच स्थित होता है। ये कहाँ पर स्थित होता है सर? दोनों के मध्य स्थित होता है। यह मुख्य रूप से दृष्टि और श्रवण की प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करता है, यानी कि ये देखने और सुनने की जो क्रियाएं हैं उसका रिस्पॉन्स करता है। ठीक है? उसके बाद आता है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग होता है। इसके भी 3 भाग होते हैं। पहला है पोन्स, यह श्वसन नियंत्रण में सहायता करता है, यानी श्वसन के नियंत्रण में सहायक कौन होता है सर? पोन्स वेरोलाई होता है। और मस्तिष्क के विभिन्न भागों को जोड़ने का भी कार्य करता है। मस्तिष्क के विभिन्न भागों को जोड़ने का भी कार्य करता है। सेकेंड है अनुमस्तिष्क, यह मस्तिष्क का सबसे छोटा उपभाग होता है जो शरीर की मुद्रा और संतुलन बनाए रखता है। साथ ही यह ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धता जैसे कि पेंसिल उठाना सुनिश्चित करता है। तीसरा है सर मेडुला ऑब्लंगाटा। तीसरा क्या है? मेडुला ऑब्लंगाटा। यह सभी अनैच्छिक क्रियाओं जैसे रक्तचाप, लार का आना, हृदय की धड़कना और उल्टी जैसी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो इस तरीका से आपको पूरा का पूरा मानव मस्तिष्क के बारे में विवरण भी देना है। एक तो सर चित्र बनाना है और चित्र बनाकर क्या करना है सर? वर्णन भी करना है। चित्र बनाकर वर्णन भी करना है। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, ले लीजिए बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और प्यारा सा प्रश्न है। एक और प्यारा सा प्रश्न है। ये प्रश्न हमारा है अयस्क, यानी कि कह रहा है कि अयस्क क्या है? अयस्क के सांद्रण की विधियों का उल्लेख करें। अयस्क क्या होता है और अयस्क से हम किस तरीका से धातु प्राप्त करते हैं, उसका सांद्रण कैसे किया जाता है, इनके बारे में आपको व्याख्या करना है सर। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि अयस्क क्या है। कह रहा है कि अयस्क पृथ्वी की परत में पाई जाने वाली उन प्राकृतिक चट्टानों या खनिजों को कहते हैं। क्या कह रहा है कि अयस्क पृथ्वी की परत में पाई जाने वाली उन प्राकृतिक चट्टानों या खनिजों को कहते हैं जिनसे कोई शुद्ध धातु को कम खर्च और सुलभ तरीके से प्राप्त किया जाता है। ये क्या है सर? अयस्क क्या है? अयस्क एक तरह का पृथ्वी की परत में पाई जाने वाली प्राकृतिक चट्टान या खनिज है जिससे हम कोई शुद्ध धातु को कम खर्च में सुलभ तरीके से यानी आसानी से हम प्राप्त करते हैं। रासायनिक संरचना के आधार पर अगर बात करें, रासायनिक संरचना के आधार पर अयस्क कई प्रकार के होते हैं। क्या कह रहा है कि रासायनिक संरचना के आधार पर अयस्क कई प्रकार के होते हैं, जैसे ऑक्साइड के फॉर्म में, सल्फाइड के फॉर्म में, कार्बोनेट के फॉर्म में और हेलाइड के फॉर्म में। यानी किस प्रकार का अयस्क? ऑक्साइड अयस्क होता है सर, सल्फाइड अयस्क होता है सर, कार्बोनेट अयस्क होता है सर और हैलोजन अयस्क होता है सर। यानी कि मुख्य रूप से 4 तरह के हमारे पृथ्वी की चट्टानों में पाई जाती है अयस्क। और कौन-कौन से रूप में? ऑक्साइड में, सल्फाइड में, कार्बोनेट में और हैलाइड यानी कि हैलोजन के फॉर्म में। अब
हमने अयस्क के बारे में पूरा विवरण दे दिया कि अयस्क क्या है। अब आते हैं, कह रहा है कि इसकी सांद्रण की विधि। तो कह रहा है कि अयस्क की सांद्रण की प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। पहली विधि कहता है कि हस्तचयन विधि। पहला क्या है? हस्तचयन विधि। हस्तचयन विधि में क्या होता है कि जो बड़ी-बड़ी अशुद्धियां होती हैं, जो बड़े आकार की अशुद्धियां होती है, उसे सर हम हाथ से चुनकर अलग कर देते हैं। ये पहला विधि है। तो कह रहा है कि यदि अशुद्धियों का आकार बड़ा हो और वे स्पष्ट रूप से दिखाई दे, तो उन्हें हाथों से चुनकर भी अलग किया जा सकता है। तो पहला तो सांद्रण विधि जो हो गया वो हस्तचयन हो गया। क्या हो गया सर? हस्तचयन। सेकंड होता है सर गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। क्या होता है सर? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, यानी ग्रेविटेशन के आधार पर हम क्या करते हैं सर? चीजों को अलग करते हैं। कह रहा है कि यह विधि अयस्क और अशुद्धियों के घनत्व के अंतर पर, किसके अंतर पर? घनत्व के अंतर पर कह रहा है कि यानी कि हम तभी गुरुत्वीय विधि के द्वारा अयस्क का सांद्रण कर सकते हैं जब चीजों का, जब पदार्थों का, जब तत्वों का घनत्व अलग-अलग हो। जब तत्वों का घनत्व क्या हो सर? अलग-अलग, यानी अशुद्धियों के अयस्क के घनत्व क्या हो सर? अलग-अलग हो। इनमें महीन चूर्ण को बिफले टेबल पर, बिफले कहने का मतलब कि जो उतला है, यानी एक सीढ़ी की तरह आप समझ सकते हैं। एक सीढ़ी की तरह कुछ बना है, ठीक है? और उसमें क्या करते हैं? महीन चूर्ण को क्या करते हैं सर? डाल देते हैं। टेबल पर रखकर उसमें जल की तेज धारा प्रवाहित करते हैं और उससे क्या करते हैं सर? जल की तेज धारा प्रवाहित करते हैं, जिसके फलस्वरूप भारी अयस्क के कण नीचे बैठ जाते हैं, जबकि हल्की अशुद्धियां पानी की धारा के साथ सर बाहर निकल जाती हैं। यानी कि गुरुत्वीय विधि में क्या होता है? गुरुत्वीय विधि में होता है कि एक उफले टेबल का इस्तेमाल करते हैं और उसमें चूर्ण को रख देते हैं, यानी कि अयस्क को पीसकर उसमें डाल देते हैं और उससे बहुत तेज धारा से क्या करते हैं सर? पानी को प्रवाहित करते हैं। जिसका अधिक घनत्व होगा वो नीचे बैठेगा। सर तत्व का घनत्व अधिक होता है तो वो नीचे बैठ जाएगा और अशुद्धियां का घनत्व सर कम होता है, वो ऊपर जल के साथ बाहर निकल जाएगा। और यह विधि में हम किसको निकालते हैं सर? इस विधि में हम लोहे, टीन जैसे भारी अयस्कों को निकालने के लिए उपयोग में लेते हैं सर। चीजें क्लियर है? चीजें क्लियर है? चल, अब अगला है चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि कहता है कि यदि अयस्क या अशुद्धियों में से कोई एक चुंबकीय स्वभाव का हो। क्या कह रहा है? कि या तो कोई अशुद्धि चुंबकीय गुण रखता हो, या तो सर तत्व चुंबकीय गुण रखता हो। उनमें से कोई ना कोई एक चुंबकीय गुण रखता हो, तो इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें अयस्क के चूर्ण को चुंबकीय बेल्ट पर चलाया जाता है। एक रोलर जैसा बेल्ट होता है और इस तरीका से चलते रहता है। बस बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि आपने गया होगा, चक्की मिल में गए होंगे, ठीक है? वहाँ पर आप देखते हैं कि एक रबर का बेल्ट लगा होता है, एक रबर का बेल्ट लगा होता है, मोटर के थ्रू जुड़ा होता है, ठीक है? और उसके माध्यम से नचते हैं। तो वही जो बेल्ट जो आप देखते हैं, वही बेल्ट एक क्या होता है सर? वही बेल्ट होता है, कह सकते हैं कि चुंबकीय बेल्ट होता है, जिसमें चुंबकीय पदार्थ अलग हो जाता है। जिससे क्या होता है? चुंबकीय पदार्थ अलग हो जाता है। मुख्य रूप से लोहा का जो मैग्नेटाइट है, मैग्नेटाइट जैसे लौह अयस्कों के लिए हम उपयुक्त करते हैं। यानी मैग्नेटाइट जैसे जो लोहा क्या होता है? चुंबकीय गुण रखता है सर, चुंबक के साथ अट्रैक्ट होता है। तो ऐसे चूर्ण को हम क्या करते हैं? ऐसे अयस्कों को हम चुंबकीय विधि के द्वारा अलग कर लेते हैं। चीजें क्लियर? चल, अगले विधि पर आते हैं। अगला है झाग या प्लेवन फेन प्लवन विधि। झाग या फेन प्लवन विधि, यह विधि विशेष रूप से सल्फाइड के अयस्कों को, किसको? सल्फाइड के जो अयस्क होते हैं उसको, जैसे सर जिंक ब्लेंड होता है, कॉपर पाइराइट होता है, इसके लिए उपयोग की जाती है। इसमें अयस्क के बारीक चूर्ण को पानी और चीड़ के तेल के साथ मिलाकर वायु प्रवाहित की जाती है। यानी कि पानी और उसमें कुछ तेल मिलाए जाते हैं, चीड़ का तेल मिलाए जाते हैं और उसमें बहुत तेज वायु प्रवाहित किया जाता है, ताकि क्या हो? उसमें एक झाग बने, जिससे अयस्क के कण झाग के साथ ऊपर आ जाते हैं। जो अयस्क के कण हैं वो झाग के साथ क्या आ जाते हैं सर? ऊपर आ जाते हैं और अशुद्धियां नीचे बैठ जाती हैं। अशुद्धियां क्या हो जाती है सर? नीचे बैठ जाती हैं।
चलो सर। अच्छा, एक बात ध्यान रखना कि हमने एक फेन प्लवन विधि कहा, तो फेन प्लवन विधि में क्या होता है कि कण ऊपर आ जाता है, कण जो है वो ऊपर आ जाता है झाग के साथ, यानी अयस्क के कण, और अशुद्धियाँ नीचे बैठता है। अशुद्धियाँ क्या होता है सर? नीचे बैठता है। लेकिन अभी हमने एक चीज़ देखा कि गुरुत्वीय त्वरण में, गुरुत्वीय पृथक्करण में क्या होता है कि अशुद्धियाँ जो होता है वो पानी के साथ बह जाता है। अशुद्धियाँ क्या होता है सर? पानी के साथ बह जाता है, और अयस्क जो होते हैं, वो अयस्क के जो कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं सर। अयस्क के कण क्या होते हैं सर? नीचे बैठ जाते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। इस बात को ध्यान रखना है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। और एक अंतिम विधि है जिसे हम कहते हैं निछालन। जिसे हम कहते हैं निछालन, यह एक रासायनिक विधि है जिसमें अयस्क को किसी उपयुक्त विलायक में घोला जाता है। अयस्क विलायक में घुल जाता है जबकि अशुद्धियां नहीं घुलते। उदाहरण के लिए एल्युमिनियम के अयस्क का सांद्रण इसी विधि के द्वारा किया जाता है। यानी एल्युमिनियम का जो अयस्क है, उनसे एल्युमिनियम प्राप्त करने की जो विधि होती है वो कौन सी विधि होती है सर? निछालन होता है। कौन सा होता है सर? निछालन होता है। तो ये चीजें क्लियर हो गई। चीजें क्लियर हो गई। तो ये हमारा अयस्क से संबंधित प्रश्न था, जो केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अयस्क क्या है, अयस्क के सांद्रण की विधियों का उल्लेख करें। ठीक है, चीजें क्लियर है। चल, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, बिल्कुल ले लीजिए। चल, ये लास्ट प्रश्न है हमारा। ये पारिस्थितिकी तंत्र से हमारा प्रश्न है। ठीक है, कह रहा है कि ऊर्जा संकट क्या है और इसके समाधान का उल्लेख करें। ऊर्जा संकट क्या है और इसके समाधान का उल्लेख करें। ऊर्जा संकट कहने का मतलब क्या है कि आने वाले समय में किस तरह से हमें आज, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हम हर तरह से ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, और ऊर्जा का उपयोग हम किसी न किसी संसाधन के से कर रहे हैं, और उस संसाधन का हम अत्यधिक दोहन भी कर रहे हैं। ठीक है, तो किस तरीका से ये संकट हमारा है और इसका समाधान हम कैसे करेंगे, तो इसके बारे में आपको बताना है सर। चल, आइए। कह रहा है कि ऊर्जा संकट वह स्थिति है जब ऊर्जा की मांग उसकी आपूर्ति से कहीं अधिक हो जाते हैं। ऊर्जा संकट का मतलब क्या होता है? सीधी सी बात समझो कि संकट का मतलब क्या है। संकट का मतलब है कि जो चीज आप चाह रहे हो वो चीज नहीं हो रहा है, और जो नहीं चाह रहे वही चीज हो रहा है। इसी को हम संकट कहते हैं। जैसे मान के चलते हैं कि आप कहीं गैस मार्केट में जाकर अगर आप कोई सामान खरीदते हैं और उस सामान की अगर किल्लत हो जाए, तो वो क्या है? हमारे लिए संकट है। हमारे लिए संकट है। जैसे आप हर समय सुनते होंगे कि नमक महंगा होने वाला है। नमक महंगा होने वाले, तो नमक की खरीदारी बढ़ जाती है। नमक की खरीदारी बढ़ जाती है। ठीक है? तो ये क्या है? एक नमक का संकट। उसी तरीका से ऊर्जा का भी संकट क्या होता है कि ऊर्जा की माँग उसकी आपूर्ति से कहीं अधिक हो जाए। यानी का ऊर्जा सीधे से मतलब में है कि जो हम बिजली की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं सर? बिजली प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो बिजली का उत्पादन कम हो रहा है, लेकिन उसका उपभोग ज़्यादा है, यूज़ करने वाले लोग ज़्यादा हैं। आज हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस जैसे परंपरागत ऊर्जा स्रोत से हो रही है। आज के समय में अगर देखा जाए तो हम अपनी ऊर्जाओं की आपूर्ति कैसे कर रहे हैं सर? पेट्रोलियम के माध्यम से कर रहे हैं, सर कोल के माध्यम से कर रहे हैं, सर इलेक्ट्रिक के माध्यम से कर रहे हैं, कुछ प्राकृतिक गैस के माध्यम से, यानी कि परंपरागत तरीका से, यानी कि जो पुराने हमारे चीज हैं, जो खनिजे हैं, जो हमारे कह सकते हैं कि भूगर्भ में जो उपस्थित है पदार्थ, उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यही कह रहा है कि आज हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस जैसे परंपरागत ऊर्जा स्रोत से हो रही है। परंतु परंपरागत ऊर्जा स्रोत के भंडार सीमित हैं। क्या है सर? सीमित है। हर चीज एक लिमिटेड फॉर्म में हमारे पृथ्वी पर मौजूद है, और उसके उपभोग में लगातार वृद्धि हो रही है। जनसंख्या बढ़ रही है, वृद्धि हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है सर, वृद्धि हो रहा है ऊर्जा खपत में। यदि ऊर्जा संसाधनों का इसी दर से दोहन होता रहा, तो आगामी कुछ वर्षों में इसके भंडार समाप्त हो जाएंगे।
स्पष्ट है कि भविष्य में हमें गहन ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, बातें क्लियर है। तो सबसे पहले हमने ऊर्जा संकट के बारे में बताया कि ऊर्जा संकट क्या है। अब इसके समाधान क्या है? कह रहा है कि समाधान 2026 के संदर्भ में अगर देखा जाए तो भारत और विश्व में इस संकट को कम करने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए जा रहे हैं। पहला प्रयास है कि नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करना, यानी कि जो हमारे परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं जैसे कि कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, इन सभी चीजों का उपयोग हम कम से कम करें और इसके जगह पर हम कुछ नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का इस्तेमाल करें। सर जैसे जैसे में हम बात कर सकते हैं कि सर सोलर ऊर्जा का, कौन सी ऊर्जा का? सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर ले। जैसे सर पवन ऊर्जा का इस्तेमाल कर ले, यानी कि सूरज की रोशनी से आज हम बिजली उत्पादन कर रहे हैं, तो ये सौर ऊर्जा हो गया। पवन से, हवाओं से भी हम लोग बिजली उत्पादन कर रहे हैं। बायोगैस जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देकर, ठीक है? तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग करके हम इसका समाधान कर सकते हैं। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन की तकनीक एवं क्षमता में सुधार करके आज के समय में परमाणु ऊर्जा पर भी हम लोग डिपेंड हो रहे हैं। हालाँकि ये जो हमारा परमाणु ऊर्जा है, इसमें भी तत्व लगते हैं, इसमें भी तत्व का उपयोग किया जाता है, वो भी सीमित है। बट कह सकते हैं कि इसके उत्पादन की तकनीक में और इसके उपयोग में, इसकी क्षमता में कुछ सुधार करके हम इस्तेमाल कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं। ऊर्जा के प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करके, यानी कि जब हमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, तो हम बंद कर देंगे, ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं है, तो उसे संरक्षित करेंगे। है या नहीं है? बिल्कुल है सर। जैसे आप घर में जब गर्मी के दिन है, तो अधिकतर देखते हैं गर्मी के दिनों में क्या होता है कि फैन चल रहा है तो चल रहा है, कोई रहे या नहीं रहे, तो ये क्या है? व्यर्थ है ऊर्जा का। तो इस तरीका से हम क्या करते हैं, विवेकपूर्ण उपयोग करके इसका हम संरक्षण कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं। दू 4th नंबर कह रहा है कि पारंपरिक स्रोतों से निर्भरता को घटाकर, यानी कि जो हमारा ये कोयला हो गया, खनिज तेल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, इन सभी का उपयोग में हम कमी करके भी हम क्या कर सकते हैं सर? समाधान कर सकते हैं। ठीक है? तो इस तरह से प्रश्न आपके आने की संभावना है, तो आप ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस करके जाएँगे बच्चे, ठीक है? तो कुछ नहीं जाता है, 5 नंबर, 6 नंबर की बात है, तो 6 नंबर के लिए अब 6 नंबर में आपको कुछ ना कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा। क्या आएँगे कोई नहीं जानता है, कहाँ से आएँगे कोई नहीं जानता है, ठीक है? बट उस प्रीवियस ईयर के अनुमान को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन के आने की संभावनाएं प्रबल है, जो आपको प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। ठीक है, बट आपकी मर्जी है, आप प्रैक्टिस करें या ना करें। जो प्रैक्टिस करेगा, अगर इस तरह के प्रश्न आएंगे तो वो बना कर आएंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चे, ये हमारा 6 नंबर के क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चनों की हम लोगों ने प्रैक्टिस कर ली है। होपफुली कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्यारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पढ़ाया है, आपको भले ही लगता है कि सर एक क्वेश्चन में हमने समय ज़्यादा दिया, बट एक क्वेश्चन के साथ हम कई क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, कई चीज़ों को हम जानने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन में हमने फालतू का समय नहीं लगाया। एक क्वेश्चन के साथ हमने कई क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया है, इस वजह से समय हमने आपका लिया है। ठीक है? तो अगर आप अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो वादा है आपसे कि जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे, तो हमारे लेक्चर से आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन मिलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है? बाहर नहीं जाएगा, आपको हर चीज़ आपको दिमाग में रहेगा। ठीक है? तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में। तब तक आप अपना ख्याल रखें और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें प्यारे बच्चे, और प्रैक्टिस जितना ज़्यादा हो करते रहें। चलिए।